गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज सीए इंटरमीडिएट लॉ का एग्ज़ाम था सितंबर 2024। तो आज लॉ का एग्ज़ाम था 2 बजे से 5 बजे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि आप एग्ज़ाम के बाद अपने पेपर मुझे भेजो। ये फर्स्ट टाइम हुआ जब आईसीआई ने अलाउ कर दिया कि एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर भी आप घर ले जा सकते हो, वरना ये अलाउड नहीं था। तो स्टूडेंट्स ने मुझे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर और डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन पेपर भेजा, जो मैं अभी तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एमसीक्यू का जो क्वेश्चन पेपर है, पहले मैं वो बता देता हूँ। 30 मार्क्स का होता है, पर उसमें आपके 30 क्वेश्चन नहीं होते, 15 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क करके। तो 15 क्वेश्चन ही होते हैं, तो उससे काफ़ी समय बच जाता है। वरना अगर 30 क्वेश्चन होते तो अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पर 15 क्वेश्चन है और आपको उसमें रीज़न भी नहीं देना, खाली सही ऑप्शन टिक करना है 2-2 मार्क का। तो गुड बात ये है कि टाइम बचता है। 30 के बदले 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो टाइम तो बचेगा, मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा आराम से। लेकिन बैड ये है कि अगर मैंने गलत आंसर टिक कर लिया तो मेरे 2 मार्क के नुकसान हो जाएंगे। 1 मार्क के बदले 2 मार्क का नुकसान। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर नुकसान तो हो गया ना। अगर मैं एक गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो मेरा तो 2 मार्क का लॉस हो ही गया ना, जो मैं कमा सकता था। तो वो एक तकलीफ की बात है। वरना 15 क्वेश्चन 2 मार्क के अटेम्प्ट करना पॉसिबल है। 4 कहानी वाले थे, 4 कहानियां डाली हुई थी, बड़े बड़े इंटीग्रेटेड केस स्टडी, जिसके ऊपर 3-3 क्वेश्चन थे, तो 12 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन अलग से थे। मैं चैप्टर वाइज पूरा तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आंसर। ये बहुत जरूरी है, स्टूडेंट लोग को पता होना चाहिए। सारे स्टूडेंट बेसिकली ये बोले, सर मेरा एमसीक्यू का आंसर बताओ, मेरे को डाउट हो रहा है। कुछ गुड है, कुछ इजी है, मैं पूरा बताऊंगा, पूरा रेफरेंस के साथ डिस्कस कर दूंगा एमसीक्यू का। और 70 मार्क का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपके 14-14 मार्क के 6 क्वेश्चन है, जिसमें पहला कंपलसरी है और बाकी कोई भी आपको 4 चुनने हैं। अब क्योंकि अभी इतनी हड़बड़ी में मुझे 1 घंटा ही हुआ है, कुछ 6 बजे के आसपास मेरे पास पेपर्स आने चालू हुए थे, तो 1 घंटा ही मुझे समय मिल पाया, क्योंकि मुझे लिख के पूरा अच्छे से डिस्कस करना था तुम लोग के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं एमसीक्यू पूरा डिस्कस कर दूंगा तुम लोग के साथ। ये देख रहे हो, ये 9 पेजेस का पूरा जो एमसीक्यू आया है 30 मार्क का, ये मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा। बहुत सुंदर है। और ये 70 मार्क का जो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, ये मैं कल डिस्कस कर दूंगा। ओके, ये भी आपको आंसर बता दूंगा। बहुत ही अच्छा पेपर था। अभी पेपर के बारे में बात करते हैं, कैसा पेपर था। सर, इट वाज अ वेरी गुड पेपर, इट वाज स्कोरिंग पेपर। जो स्टूडेंट्स मेहनत करके गए, सारी बातें मान के गए, अच्छे से पढ़े हैं यार, उनके लिए 80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इट वाज अ वेरी गुड पेपर। नाउ लेट मी डिस्कस, एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एमसीक्यू का मैं तुम लोग के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। जितना हम लोग क्लास में एकदम डिटेल में एग्जॉस्टिवली पढ़ते हैं ना, वो अभी तुमको साबित होगा कि वो क्यों ज़रूरी था। कई स्टूडेंट्स हैं जो फालतू का, झूठ मूठ का मेरी मेहनत को भी बदनाम करते कि इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अभी दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा। आप जिस चीज़ में सोचे नहीं होगे उस चीज़ से क्वेश्चन पूछा है, उस लेवल तक अंदर घुस के इन्होंने पूछा है। हर क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो मेरे पढ़ाए हुए किताब के अंदर से निकला है, सब कुछ है। पर लेवल ऑफ डेप्थ जो पूछा है, माइंड ब्लोइंग। तो इस पेपर से ये साबित होता है कि 100% कवरेज क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोगों को लॉ के सारे प्रोविजन, चाहे वो सेक्शन हो चाहे रूल्स हो, हम लोग को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक बहुत अच्छा चीज़ मैंने देखा, क्योंकि मेरे पास अलग अलग स्टूडेंट्स के पेपर्स आए, सबने भेजा ना फोटो खींची अपना एमसीक्यू का, तो मैं देखा कि एमसीक्यू का कंटेंट तो वही है, पर इन्होंने चेंज कर दिया है। मतलब जैसे एक पेपर ऐसा था जहाँ पहले 4 इंटीग्रेटेड केस स्टडी थे, 3-3 एमसीक्यू, और फिर 3 लास्ट में अलग से एमसीक्यू। दूसरे पेपर में 3 एमसीक्यू टॉप में थे और वो 4 इंटीग्रेटेड एमसीक्यू बाद में थे, ठीक है। फिर एमसीक्यू के अंदर के जो ऑप्शंस है ना, एबीसीडी, वो भी चेंज किए हुए थे। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में कोई स्टूडेंट एक दूसरे को आंसर ऑप्शन बोल के बता नहीं पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन चेंज रहेगा। 15 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर चेंज रहेंगे और ऑप्शंस भी चेंज किए हुए एबीसीडी। मेरे पास अलग अलग स्टूडेंट्स के पेपर है, तब ये बात मुझे पता चली। मतलब ये तो जबरदस्त हो गया कि एग्जाम में एबीसीडी चिल्ला के आप ऐसे चीटिंग नहीं कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स जो मेरे हाथ में आया। तुम्हारे में हो सकता है तुमको आज ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 हो, ठीक है, पर क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन अंदर का वही है। पहला क्वेश्चन जो है ये शेयर कैपिटल चैप्टर से, सेक्शन नंबर 43, पहला सेक्शन शेयर कैपिटल का, डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स। डिफरेंशियल इक्विटी शेयर अगर एक कंपनी इशू करना चाहती है तो उसके 6 कंडीशंस होते हैं, जिसमें वन ऑफ द कंडीशंस है कि कंपनी ने डिबेंचर, डिपॉजिट, डिविडेंड, लोन, इंटरेस्ट, इन सब को चुकाने में डिफॉल्ट नहीं किया। और अगर डिफॉल्ट किया है तो पहले डिफॉल्ट को चुकाओ, फिर 5 साल वेट करो और फिर जाके आप डिफरेंशियल इक्विटी शेयर इशू करो, ठीक है। ये गुड लिखा है मैंने। क्यों गुड लिखा है, आई विल टेल यू। नियम होता है कि अगर कंपनी ने कोई लोन वोन में डिफॉल्ट कर रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि कंपनी ने लोन चुकाने में डिफॉल्ट किया था और बाद में लोन को रीपे कर दिया दिसंबर 2023 में, तो नियम क्या है सुनो, पहले आप रीपे करो और जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रीपे किया उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 5 साल तक आप वेट करो।
आपने पे कब किया, December 23, विच मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है ना। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 23-24, उसमें आपने रीपे किया है। तो फाइनेंशियल 23-24 खत्म कब होता है, 31 मार्च 2024। अब वहां से 5 साल मतलब 31 मार्च 2029। तो 31 मार्च 2029 तक आप इशू नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हो, मतलब 1 अप्रैल 2029 से। तो आंसर होगा ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2029। अब जिस स्टूडेंट ने भी इस बात का ख्याल नहीं रखा कि 5 इयर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड, वो गलती कर देगा। एक स्टूडेंट सोचेगा सपोज दिसंबर 2023 है, तो सर यहां से 5 साल तो दिसंबर 2028 आएगा, तब उसका आंसर आएगा 1 जनवरी, वो भी ऑप्शन में था, ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2029। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है मिसगाइड करने के लिए। तो कितना जबरदस्त इन्होंने घुस के पूछा है, वेट 5 इयर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड। फाइनेंशियल, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने चुकाया है पैसा, वहां के एंड से आपको 5 साल गिनना है। तो आपने तो दिसंबर 23 में चुकाया, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च 24, वहां से 5 साल 31 मार्च 29, तो 1 अप्रैल 2029 से आप इशू कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 जनरल क्लॉज एक्ट का है, गुड क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 5 कमेंसमेंट पे बेस्ड है। इसमें ये बोला है कि भाई ये कानून है, उसको पार्लियामेंट में पास हुए बहुत टाइम हो गया, पर गवर्नमेंट अभी तक नहीं बता रही कि वो कब देश पे लागू होगा, कम इनटू फोर्स कब होगा, कमेंसमेंट क्या होगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। द कोर्ट कैन थ्रू अ रिट डायरेक्ट द गवर्नमेंट, कोर्ट ना गवर्नमेंट को रिट डाल के पूछ सकती है कि भाई आप कब इसको लागना चाहते हो बताइए। नंबर बी, द कोर्ट कैन इशू अ मैंडमस, मैंडमस का मतलब होता है कमांड देना, कोर्ट पार्लियामेंट को कमांड नहीं दे सकता, रिट डाल के पूछ जरूर सकता है कि भाई आप कब लाना चाहते हो, तो मैंडमस तो नहीं होगा। द कोर्ट कैन इटसेल्फ पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट, की कब से आएगा, नो। द कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट, कोर्ट कुछ बोल ही नहीं सकता, ये भी नो। हम जानते हैं जुडिशरी सबसे ऊपर है, तो कोर्ट चाहे तो एक रिट डाल के गवर्नमेंट से पूछ सकती है कि आपका प्लान क्या, आप कब इसको कम टू फोर्स ला रहे हो। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, 2 मार्क्स। नंबर 3, ये तो सबसे इजी लगा होगा, सारे स्टूडेंट्स कर लिए होंगे इसको। वो सेक्शन 13 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट पे बेस करके है कि अगर कहीं भी किसी कानून में मैस्कुलाइन जेंडर लिखा है, इट इंक्लूड्स फीमेल्स, तो ऑप्शन बहुत इजी थे, 3 ऑप्शन थे, एक्सक्लूड एक्सक्लूड एक्सक्लूड, वो है ही नहीं, आंसर है इंक्लूड। और इन्होंने वो जो क्लास में डायलॉग नहीं बोलता हूँ कि जनरल क्लॉज एक्ट में एक डायलॉग बहुत फेमस है, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, मतलब कॉन्ट्ररी टू द सब्जेक्ट, तो वो पूरा वैसा ही लिखा हुआ है कि अगर मैस्कुलाइन जेंडर रेफर है, वर्ड्स इंपोर्टिंग मैस्कुलाइन जेंडर शैल इंक्लूड फीमेल्स। तो ये तो ईजी था, ठीक है। अब ये केस सिनेरियो बेस्ड 4 बड़े बड़े केस सिनेरियो जिन पे 3-3 एमसीक्यू पूछे 2-2 मार्क के। ये पहला केस सिनेरियो है, तुम्हारे पेपर में हो सकता है केस 1 नहीं हो के केस 4 हो, केस 2 हो, ठीक है। केस सिनेरियो 1 ये डिपॉजिट्स पे बेस्ड है। डिपॉजिट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं बोला था इंस्टीट्यूट का फेवरेट होते जा रहा है। तगड़ा एमसीक्यू पूछा है बॉस, उससे तगड़ा एमसीक्यू पूछा है, 3 एमसीक्यू है, लगभग तीनों तगड़े हैं, ठीक है। इस कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है कब, 1 मई 2021, 1 मई 2021 को एक्सेप्ट किया डिपॉजिट, 10% ब्याज का रेट है, ठीक है, और 3 साल का है, 36 महीने का, मतलब 30 अप्रैल 2024 में मैच्योर होगा। पहला सवाल है कि वन ऑफ द डिपॉजिटर मिस्टर वाई है, उसको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए का वो चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो अपना डिपॉजिट एफडी तोड़वाना चाहता है कंपनी के साथ, तो इसको बोलते हैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ डिपॉजिट। इसमें ब्याज 1% कम हो जाता है, तो कंपनी ने बोला था कि हम लोग ब्याज देंगे 10%, तो क्योंकि ये प्री मैच्योर तोड़वा रहे तो 1% कम हो जाएगा, तो उसको 9% ब्याज मिलेगा, पहली बात। दूसरा, इसको ब्याज कितने पीरियड का मिलेगा, इसका डिपॉजिट पीरियड है 1 मई 2021 से लेकर, ये तुड़वाने कब आया, 1 जून 2022। अब इसमें नियम ये होता है कि अगर आपके इस पीरियड में, अगर आप गौर से देखो तो 1 मई 2021 से 31 मार्च 2022 तक 11 मंथ्स होते हैं, फिर अप्रैल और मई 2022 2 मंथ्स और होते हैं, तो टोटल 13 मंथ्स का पीरियड है अगर आप चेक करो। तो क्वेश्चन है ब्याज कब का मिलेगा, इसमें नियम होता है, ये रूल्स में पढ़ाया हुआ भी है कि अगर ये पीरियड इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ द ईयर, अगले साल का कोई पार्ट इसमें इंक्लूडेड है और वो लेस देन 6 मंथ्स है, तब आप उसको इग्नोर करो, मोर देन इक्वल टू 6 मंथ्स है तो अपर राउंडिंग ऑफ कर लो। तो ये तो कितना है, 1 मई 2021 से लेके फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च 2022 तक, तो 11 महीने, फिर 31 मार्च 2022 के बाद 2 महीने, अप्रैल और मई 2022, तो वो 2 महीने हैं, लेस देन 6 महीने, तो उसको अपने इग्नोर करेंगे। तो इसको ब्याज कितने पीरियड का मिलेगा, 1 मई 2021 से लेके 31 मार्च 2022 विच इज 11 मंथ्स। तो पहला सवाल एमसीक्यू का है
कि इस बंदे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, और 11 महीने का मिलेगा, 13 महीने का नहीं मिलेगा, 9% मिलेगा। इन्होंने ऑप्शन में देखो 2-2 डाले हैं 9-9% वाले, तो स्टूडेंट को यही दिक्कत है कि 13 महीना कि 11 महीना। इसमें मैं साफ बोल रहा हूँ, एकदम इसमें अपना बनाया हुआ नियम था कि भाई अगर 1 साल के ऊपर वाला कोई पीरियड है, मतलब एक्स्ट्रा पीरियड है, मोर देन अ ईयर वगैरह, एंड इट इज लेस देन 6 मंथ्स, तो इग्नोर करो। तो इन्होंने क्या किया, 1 मई से 31 मार्च तक लिया है, 30 अप्रैल तक नहीं लिया। 1 मई से 31 मार्च 11 महीने होते हैं, अगले साल के 2 महीने एक्स्ट्रा उसको इग्नोर किया है, तो ब्याज मिलेगा 11 महीने का 9%। ऐसा ही एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट की किताब में जो मैंने क्लास में कराया भी था, ठीक है, वो इससे ईजी था, लेकिन क्योंकि वहां पे डिपॉजिट 1 अप्रैल से चालू हुआ था, जबकि यहाँ पे 1 मई से चालू हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक बंदा डिपॉजिटर है मिस्टर यू, ये चाहता है ज्वाइंट डिपॉजिट करना अपना, अपनी बीवी और 2 बच्चों के नाम पे। तो 4 जन हो गए ना, 4 जन अलाउड नहीं है, मैक्सिमम जॉइंट होल्डर्स 3 अलाउड है। ये इजी है, ये क्लास में कराया हुआ है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ये देख लो इधर 4 ऑप्शन है। पहला वाला बोलता है जॉइंटली केवल वो और उसकी पत्नी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलता है चेंज ही नहीं कर सकते जॉइंट होल्डिंग, ये भी गलत है। तीसरा, चारों जन कर सकते हैं, गलत। लास्ट वाला यू एंड एनी 2 मेंबर्स ओनली, ये सही है। तो कुल मिला के 3 लोगों के नाम पे जॉइंट होल्डिंग हो सकती है। तो दिस वाज एन इजी एमसीक्यू। नेक्स्ट, इस कंपनी ने डिपॉजिट्स तो लिया ही है, संग संग जगह जगह से लोन, कमर्शियल पेपर, ये सब भी इशू किए हैं। ये वाला टॉपिक है एक्सक्लूजन्स। डिपॉजिट का जो बड़ा एक टॉपिक अपने शुरू में पढ़ते हैं ना, रूल 2 का 1 का सी, वो है, उसमें लिस्ट होते हैं 19 एक्सक्लूजन्स के। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सक्लूडेड है, जो डिपॉजिट नहीं है। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। द बैंकर ऑफ द एबीसी कंपनी लिमिटेड वांटेड अ लिस्ट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड। आपको बताना है, एडवाइज द कंपनी विच अमंग द फॉलोइंग विल बी अ डिपॉजिट, मतलब कौन सा इन चारों में से डिपॉजिट है और कौन सा नहीं है, मतलब एक्सक्लूजन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट, ये एक्सक्लूडेड होता है, मतलब इसको डिपॉजिट माना नहीं जाता। अमाउंट रेज टू बॉन्ड से डिबेंचर, ये भी एक्सक्लूडेड होता है, इसको डिपॉजिट नहीं मानते। 4 नंबर, कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, उसको भी डिपॉजिट नहीं मानते। तो एक ही बचा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, उसको तो डिपॉजिट मानते हैं, सेक्शन नंबर 76। तो आंसर होगा अपना सी। तो ये इजी था, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये वाला केस स्टडी जो मैंने पूरा कराया, ये किस पे था, डिपॉजिट्स पे था ना, मतलब इट्स अ ग्रेट चैप्टर, उसे 3 मार्क नहीं सॉरी 6 मार्क आपसे पूछ लिया। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी का केस सिनेरियो है। मेरे किताब में यहाँ पे केस सिनेरियो 2 लिखा है, तुम्हारे में कुछ और नंबर हो सकता है घर में जो क्वेश्चन पेपर है। ये फॉरेन कंपनी के ऊपर बेस्ड है, अच्छा है, तगड़ा है, ये भी पढ़ाई में से पूरा 3 MCQs आएंगे इस पे। फॉरेन कंपनी ये लोग खोलना चाहते हैं, ठीक है। आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस जमा कर दिया इन्होंने, और इन्होंने बताया नहीं कौन सा आरओसी। मैंने बोला था फॉरेन कंपनी केस में होता है आरओसी न्यू दिल्ली। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सितंबर में तो ठीक है आरओसी न्यू दिल्ली, लेकिन अभी आगे जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा ना, जैन 25 में, मई 25 में, उसके लिए अमेंडमेंट आया है, वो मैं अमेंडमेंट क्लास अलग से लूँगा। फॉरेन कंपनी में अब से आरओसी न्यू दिल्ली नहीं होगा, अब से होगा सीआरसी गुड़गांव, वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर गुड़गांव हरियाणा, वही वाला सीआरसी गुड़गांव होगा अब से, ठीक है। तो वो मैं अमेंडमेंट अलग से पढ़ा दूंगा, पर फिलहाल सितंबर एग्जाम में आरओसी न्यू दिल्ली था, ओके। तो आरओसी में आपने जमा किया, उन्होंने बोला कि आपके प्रोस्पेक्टस पे भैया मिस्टेक है, ठीक कर दो। तो आपने ठीक करके वापस ये देखो पढ़ो, देयर वाज अ मिस्टेक इन द डॉक्यूमेंट्स डिलीवर्ड टू आरओसी एंड हेंस इट वाज ऑल्टर्ड ऑन 29 सितंबर। तो 29 सितंबर को आपने डॉक्यूमेंट को ऑल्टर कर दिया, ठीक है। अब 3 सवाल है। पहला सवाल है, प्रोस्पेक्टस के साथ आपको अटैचमेंट्स क्या क्या देने पड़ते हैं, सेक्शन नंबर 389। मैंने क्लास में इसका समरी भी अलग से बना के पढ़ाया था, निमोनिक भी बताया था। ई प्यूमा एक्सपर्ट का कंसेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, एमडी के कॉन्ट्रैक्ट, एनी अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन, 5 चीजें अटैच होती हैं। हमसे पूछा बताओ कौन सा प्रोस्पेक्टस साथ अटैच नहीं होता है। तो ई प्यूमा में ये 3 ऑप्शन तो आ गए, ये 3 तो अटैच होते हैं, कौन सा नहीं होता है वो ये है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये नहीं होता। प्यूमा का पी पावर ऑफ अटॉर्नी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अटैचमेंट या एनेक्चर प्रोस्पेक्टस में नहीं होता, तो दैट्स द आंसर। तो ये गुड है, ठीक है, कराया में से। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे? इन्होंने बोला कि प्रोस्पेक्टस में जो ऑल्ट्रेशन हुआ, आपने 29 सितंबर को ऑल्ट्रेशन किया है, तो बताओ वो कब तक जमा होगा। अब प्रोस्पेक्टस में अगर कोई ऑल्ट्रेशन होता है और वो हम जमा करते हैं आरओसी न्यू दिल्ली में, तो उसके ऊपर अलग से सेक्शन 389 या कोई रूल नहीं है। तो हम लोग को किसके शरण में जाना पड़ेगा? सेक्शन 380।
380 में ये बोला जाता है कि अगर आप जब एक फॉरेन कंपनी आप खोलते हो आके इंडिया में, तो आप FC1 जमा करते हो और उसमें कोई भी डेटा चेंज होता है तो आप FC2 जमा करते हो विदिन 30 डेज ऑफ ऑल्ट्रेशन। तो वहीं से हमको हिंट पकड़ना पड़ेगा सेक्शन 380 से कि विदिन 30 डेज ऑफ ऑल्ट्रेशन। तो ऑल्ट्रेशन कब हुआ? 29 सितंबर, वहां से 30 दिन मतलब 29 अक्टूबर। वरना प्रोस्पेक्टस में ऑल्ट्रेशन और कितने दिन में जमा करना है, ये सेक्शन 389 में या रूल्स में कहीं अलग से लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला कि आप कौन से ROC के पास जमा करते हो 389 सेक्शन। इसका आंसर सबको मालूम है, फॉरेन कंपनी चैप्टर में जो भी डॉक्यूमेंट है वो जमा होता है ROC न्यू दिल्ली। ये पढ़ाया हुआ है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये LLP एक्ट पे बहुत ही अच्छा है, कुछ इजी कुछ हार्ड, बढ़िया है। एक बंदा है मिस्टर S, वो एक LLP बनाना चाहता है अपने 3 दोस्तों के साथ मिलके A, B एंड C। ठीक है, तो टोटल 4 लोगों हो गए, LLP बन सकता है। आपको मालूम है कि एज पर सेक्शन 7 LLP में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, उसमें से एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके 3 दोस्तों का, मिस्टर S का तो हमको बताया नहीं कि वो इंडिया में क्या स्टे किया है नहीं किया है, और मिस्टर S पे क्वेश्चन भी नहीं कि वो अपने आप को डेजिग्नेट पार्टनर बना रहा है। यहाँ पे ये दिया कि 3 दोस्त हैं, 170 दिन रुका है, 110 दिन, 100 दिन रुका है। तो मैं बता देता हूँ, नियम होता है कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर में से कम एक तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और रेजिडेंट का मतलब होता है 120 डेज। तो क्लियरली 120 से कम है, 120 से कम है, तो ये B और C तो बन नहीं सकते। अगर आप BC को बना दोगे डेजिग्नेटेड तो कैसे चलेगा? आपको कम से कम रेसिडेंट तो रखना ही पड़ेगा ना। एक A को बना सकते हो, रेसिडेंट है वो 170 दिन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो गड़बड़ है? सर B और C का कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। अगर हम BC को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना देते हैं, सिर्फ B और C को, तो दोनों ही नॉन रेजिडेंट है, तो वो नहीं चलेगा ना। कम से कम उसमें मिस्टर A या S कुछ होना चाहिए। तो सबसे गलत कॉम्बिनेशन है अपना ये वाला, मिस्टर B एंड C। सिर्फ B और C को बनाओगे तो गलत है, बिकॉज दोनों नॉन रेजिडेंट। सेक्शन नंबर 7। अच्छा, ये पहला सवाल है कि LLP जब आप इनकॉर्पोरेट कराते हो तो LLP का नाम आप रिजर्व करते हो इन द वेब एप्लीकेशन रन LLP, तो नाम कितने दिन रिजर्व होता है? कंपनी लॉ में जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो नाम रिजर्व होता है 20 डेज के लिए, लेकिन LLP में जब रिजर्व होता है तो नाम रिजर्व होता है 3 महीने के लिए। सेक्शन नंबर 16 नेम रिजर्वेशन, इजी। पूरा इसका डायग्राम, समरी, चार्ट सब बनाया हुआ है, हाथ का ही ऊपर लिखा हुआ है, सेक्शन में भी घुसना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन को लेकर बड़ा डाउट आता है सर। बोला जिस बंदे को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहते हो, नियम क्या होता है, जिसको भी आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाओगे वो पहले से ही कंपनी को अपना रिटन कंसेंट दे देगा बिफोर अपॉइंटमेंट। अब LLP को दे देगा बिफोर अपॉइंटमेंट, प्रायर कंसेंट। अब LLP जमा करेगी विद ROC। द क्वेश्चन इज LLP अपने DP का कंसेंट ROC के पास कब तक जमा करेगी? आंसर इज 30 डेज। लेकिन सर बम्बू है, 30 डेज फ्रॉम वेयर? बिकॉज ऑप्शन में 2 बार 30 डेज दिखा है, 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट एंड 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मैं क्लियर बोल रहा हूं तुम्हारे सामने, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 4 लिखा हुआ है 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आंसर 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, केस स्टडी 12 MCQs हो गए। अभी ये मेरे इस पेपर के हिसाब से जो स्टूडेंट ने दिया है उसमें ये 4था नंबर इंटीग्रेट है, तुम्हारे में आगे पीछे हो सकता है। ये वाला जो MCQ है ये फेमा पे है, ये पूरा कहानी किस पे है? फेमा, 6 मार्क्स, सोच लो। ठीक है, तो रुद्र प्रताप की बेटी जो है बाहर पढ़ना चाहती है, पढ़ाई करने विदेश में जाएगी, तो उसको $2,25,000 चाहिए। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि लिबरलाइज रेमिटेंस में $2.5 लाख तक उठा सकते हैं, पर अगर एजुकेशन पर्पस है या मेडिकल इलाज का पर्पस है या एमाइग्रेशन करना है, तो वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी का या हॉस्पिटल का या एमाइग्रेटिंग काउंसिलेट का वो लेटर आ जाए कि कितना $1 लेके आना है, तब आपको LRS की भी लिमिट अप्लाई नहीं करेगी। तो क्योंकि बच्ची एजुकेशन पर्पस के लिए जा रही है तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है डॉलर्स पे, वो जितना चाहे मिल जाएगा उसको। तो ये वाला क्वेश्चन है इसका, ये रहा। ठीक है, कि अगर वो पढ़ने जा रही है तो उसको किसका अप्रूवल चाहिए? द आंसर इज किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। पढ़ाई वाले पर्पस के लिए डॉलर कितना भी हो, ये शेड्यूल 3 का ट्रांजैक्शन है। शेड्यूल 3 में लिमिट होता है कि भाई लिमिट से ज़्यादा लोगे तो RBI का अप्रूवल, पर एजुकेशन में कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, RBI का अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये रुद्र प्रताप का जो भाई है ना, वो इंडिया में NRSR अकाउंट मेंटेन कर रखा है। उससे क्या डॉलर निकाल के हम लोग रेमिट कर सकते हैं? नो। शेड्यूल 1 में 8 प्रोहिबिटेड आइटम्स थे, 8वां आइटम था NRSR। मैंने बोला भी क्लास में NRSR पहले ही ऑब्सोलीट हो गया है, फिर भी इन्होंने क्वेश्चन सेट किया है और NRSR का नाम लिया। क्लास में सब बताया था, NRE अकाउंट, NRO अकाउंट, FCNR अकाउंट, ठीक है, RFC अकाउंट, EFC अकाउंट, पूरा डिटेल में। शेड्यूल 1 में ये 8वां आइटम होता है प्रोहिबिटेड कि NRSR से रेमिटेंस नहीं हो सकता। तो उन्होंने वही बोला, NRSR से रेमिटेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कहाँ गया?
उसमें सवाल नहीं है, खैर ठीक है। अब ये वाला, ये वो क्वेश्चन है ना जिसके ऊपर फिर से मेरे को रिग्रेट होता है। मैं क्लास में 1000 बार स्टूडेंट्स लोग को बोलता हूँ, 1000 बार, कि यार मैं हमेशा 100% कवरेज में बिलीव करता हूँ, कुछ भी छोड़ता हूँ तो वही आ जाता है एग्जाम में, एक किस्मत फूटी है। अब क्या होता है, क्लास में कितनी बार पढ़ाते वक्त एक प्रेशर सा रहता है कि बहुत कोई हार्ड चीज़ आती है पढ़ा दो, पर फिर स्टूडेंट को बोल दो कि यार इतना नहीं पूछेंगे वो लोग। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं क्लास में शेड्यूल 2 पढ़ा रहा था, ये शेड्यूल 2 का ट्रांजैक्शन के ऊपर है, ठीक है। कल्चरल टूर ना उसमें आता है आपका, कहाँ गया ये कल्चरल टूर जो है ये शेड्यूल 2 में आता है। तो मैं क्लास में बोला था, मैं दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड, आई विल शो इट टू यू, मेरे पास होना तो चाहिए, फेमा में आएगा ये, फेमा, हाँ ये तुम लोग देखो, हम लोगों ने क्लास में कितने डिटेल में एक चीज़ को पढ़ा है। ये फेमा में शेड्यूल 2 है, कल्चरल टूर, ठीक है। तो मैंने बोला था कि शेड्यूल 2 वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसमें इतना याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है, आपको मिनिस्ट्री का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने क्लास में बोला था। देखो मोस्ट ऑनेस्टली तुम्हारे सामने, तुम सबके सामने मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ कि मैंने खुद बोला था कि भाई शेड्यूल 2 में मंत्रालय का नाम तो नहीं पूछेंगे, तुम लोग इंटर के स्टूडेंट हो, आज तक फाइनल से नहीं पूछा तो इंटर से तो क्या ही पूछेंगे, तुम बस शेड्यूल 2 मैंने सारे ट्रांजेक्शन समझा दिए। तो मैंने बोला था याद रखना कि 2 जगह पे लिमिट्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, मिनिस्ट्री का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। फूटी किस्मत मेरी, इन्होंने पूछ लिया कि कल्चरल टूर के लिए कौन से मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए, द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये रहा आपके सामने, देखो आप कल्चरल टूर के लिए बोलो कौन सी मिनिस्ट्री से अप्रूवल चाहिए, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये आंसर है, जिसमें मंत्रालय का नाम मैंने याद करने मना किया था। तो ये 2 मार्क के लिए यू कैन होल्ड मी गिल्टी कि सर ये आपने बोला था कि तो पूछेंगे नहीं, पूछ लिया। तो मतलब मैं बोलता हूं ना कि कोई भी चीज़ जरा से छोड़ने में डर लगता है, क्योंकि इतना सारा 100% कवरेज कराता हूं तभी मेरी और ज़्यादा मतलब बुराई होती है। कई स्टूडेंट बोलते हैं इतना पढ़ाता है लॉ में इतना पढ़ना ही नहीं होता, लॉ में तो बहुत कम में हो जाएगा, इतना ज़रूरत नहीं है। देख लो तुम्हारे सामने, अगर कोई मुझे बदनाम करे, कोई स्टूडेंट बोल के या कोई भी टीचर कि ये तो ज़्यादा पढ़ाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाता है, तो देख लो भाई क्यों ज़्यादा पढ़ाता है, समझ रहे हो। एक चीज खाली मैंने बोली, वो भी पढ़ा दिया, बोला कि यार ये नहीं पढ़ना, मतलब नहीं पूछेगा, पूछ लिया तुम्हारे सामने, 2 मार्क का नुकसान हो गया। तो अब तो ये बेड़ा उठाना पड़ेगा कि फेमा में मिनिस्ट्री का भी नाम याद करके जाना है हम लोग को एग्जाम में, ठीक है। और लास्ट 15 नंबर एमसीक्यू महा इजी, इन्होंने बोला कल्चरल टूर जो है वो कौन सा ट्रांजैक्शन है। ये 2 ऑप्शन बकवास है, फेमा में हाइब्रिड या अमोर्टाइज कुछ होता नहीं है, और कल्चरल टूर आपके शेड्यूल 2 में आता है, तो इट्स अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, सो इट्स एन ईजी। तो ये पूरा एमसीक्यू का डिस्कशन मैंने तुम्हारे सामने अभी कर दिया। आई होप तुम लोगों का पेपर अच्छा गया हो, तुमने एमसीक्यू सही किए हो। तुम अब देख सकते हो कि तुम्हारे 15 में से कितने सही गए, कितने गलत गए, तो तुम अकॉर्डिंगली अपना नंबर कैलकुलेट कर लो। एमसीक्यू में कितना, डिस्क्रिप्टिव भी 70 मार्क का है, ये मैं अभी इतनी जल्दी गो थ्रू नहीं कर पाया पूरा, क्योंकि काफ़ी लंबा पेपर होता है। ये 70 मार्क का नहीं होगा, ये कम से कम भी 89 मार्क का होगा, ठीक है। इसमें चॉइसेस वॉइसेस बहुत मिलाए हुए रहते हैं, जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है 14 मार्क का, 70 मार्क ना, तो 14 × 5 70, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपल्सरी होता है 14 मार्क का। पर ये लोग 14 मार्क का एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं, तो उसको आप छोड़ सकते हो। तो आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 5 करने हैं, तो एक 14 मार्क का तो एक्स्ट्रा है, अब उसमें भी 5 मार्क का और एक्स्ट्रा होता है। पिछली बार भी मई में ऐसा ही हुआ था। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये 14 मार्क का तो एक्स्ट्रा है ही, इसमें भी चॉइस है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का ए 5 मार्क्स, या तो आप ये कर लो, और 6 का ए ये कर लो 5 मार्क, तो 5 मार्क का एक एक्स्ट्रा चॉइस और हो गया, तो 14 + 5 19 मार्क का चॉइस। तो ये डिस्क्रिप्टिव वाला एक्चुअली 89 मार्क्स का है, और आपको 70 मार्क का अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये भी मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा कल, आज एमसीक्यू कर दिया, कल डिस्क्रिप्टिव कर दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग पेपर्स, ठीक है। अभी मुझे मालूम है कि परसों टैक्स का पेपर होएगा, और टैक्स का पेपर बहुत हार्ड होता है, बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस 50+ मार्क का डीटी आईडीटी रिवाइज करना, पूरा घुस के पढ़ के जाना बहुत मुश्किल है। बट स्टिल तुम जितना कर सकते हो उतना करो, ये ना सोचो कितना कर पाऊंगा, बस जी जान से लग जाओ, जितना कर सकते हो करो। एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर दी कि स्टूडेंटों को बहुत क्यूरियोसिटी फैक्टर रहता है कि क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव मैं डिस्कस कर दूंगा, पर नॉनदलेस अपने होप्स मत गिराओ, आगे मेहनत करो। ऑल द बेस्ट।